अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप रोमानिया में रहते हुए किस तरह से अपने फैमिली मेम्बर्स को किसी दूसरी कंट्री से इनवाइट कर सकते हैं। और ये जो इनविटेशन है ये टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर अप्लाई करने के लिए है। तो इसका तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको जस्ट एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करना पड़ेगी, जो मैं इस वीडियो के एंड पर आपको बता भी दूंगा कि आपने किस तरह से फ़िल करनी है। और उस एप्लीकेशन को फ़िल करने के लिए कुछ शराइत का पूरा होना ज़रूरी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस चीज़ के लिए चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए वो है उस पर्सन का जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। देखें, जो परमानेंट रेजिडेंस के तौर पर आप अप्लाई करते हैं इनविटेशन लेटर, तो उसमें आप या तो अपनी जो डायरेक्ट फैमिली है उसको बुला सकते हैं, जैसे कि आपकी वाइफ हो गई या आपका हस्बैंड हो गया या आपके बच्चे हो गए, या फिर आप पेरेंट्स को बुला सकते हैं। तो अगर तो आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो या अपने हस्बैंड को बुला रहे हैं तो फिर आप उस पर्सन का जो मैरिज सर्टिफिकेट है आपके साथ वो आप जो है वहाँ पर अटैच करेंगे। और अगर आप अपने बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं तो फिर उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आपने जो भी मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट उस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना है, चूँकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमारी अपनी कंट्री में इशू किए गए होते हैं, तो इनका प्रॉपर तरीके से अटेस्टेड होना ज़रूरी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। प्लस इनकी जो ट्रांसलेटेड प्लस नोटराइज्ड कॉपी है वो आपने अटैच करनी है। तो सबसे पहले तो आप अपनी कंट्री का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफिस है वहाँ से इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा लेंगे। उसके बाद रोमानिया के अंदर आप इसको ट्रांसलेट और लीगलाइज भी करवा लेंगे। तो इसके चार्जेस बहुत थोड़े से होते हैं, नॉर्मली 100 से 200 जो ली है उसके अंदर कोई भी आपको कंपनी जो है वो ट्रांसलेट और नोटराइज कर देती है ये वाले डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो है नोटराइज्ड डिक्लेरेशन। देखें, जब आप किसी नोटरी ऑफिस में जा रहे होंगे अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट है उसको नोटराइज्ड और ट्रांसलेट करवाने के लिए तो आप एक और काम भी कर लीजिएगा कि आप वहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है वो उनसे बनवा लीजिएगा, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जिसमें कि आपने ये कहना है कि मैं जिस भी पर्सन को इनवाइट कर रहा हूँ वो मेरे साथ मेरे ही एड्रेस के ऊपर रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये बहुत ज़रूरी है इनवाइट करने के लिए, क्योंकि अथॉरिटीज़ ये नहीं चाहती कि आप एक पर्सन को इनवाइट करें और वो यहाँ पर आकर किसी और तरफ चला जाए। तो इसके लिए आपको एक किस्म का ये बयान हल्फी है जो आपको एक किस्म की ओथ लेनी पड़ती है नोटरी पब्लिक में जाके, वो डॉक्यूमेंट बनवा कर कि भाई ये जिस भी बंदे को मैं इनवाइट कर रहा हूँ वो मेरे साथ ही रहेगा और जो मेरा ये एड्रेस लिखा हुआ है मेरे कार्ड पे इसी पे ही रहेगा वो आके। और इसके अलावा आपको फिर जो अपना रेजिडेंस कार्ड है वो आपके पास ओरिजिनल और उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, जो स्पॉन्सर है उसकी, मतलब आप स्पॉन्सर हैं इस टाइम तो आपका जो रेजिडेंस कार्ड है वो आपने ओरिजिनल भी साथ ले जाना है और अपनी कॉपी भी साथ लेकर जानी है। इसके बाद आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जिस भी जगह पर आप रह रहे होंगे ऑलरेडी आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, तो वही वाला रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको जो है मीन्स ऑफ सपोर्ट चाहिए होगी, मिसाल के तौर पे आप अर्न कहाँ से करते हैं, आप कितना कमाते हैं, क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि जिस बंदे को आप बुला रहे हैं आप उसको स्पॉन्सर कर सकें। तो इस चीज़ के लिए आपने अपना जो एम्प्लॉयर है जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और आप उनसे जो सैलरी रिपोर्ट है अपनी आप वो भी मांग सकते हैं। तो और इसके अलावा आप अपना जो बैंक है उसकी पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये मेक श्योर कर लें कि आपके पास जो है इतने पैसे मौजूद हैं या इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि आप किसी को इनवाइट करते हैं तो वो बंदा यहाँ पर आकर सही तरीके से रह सकता है। और याद रहे, अगर आप ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो फिर जो आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है
उस पे जो अपार्टमेंट आपने मेंशन किया हुआ है उसकी जगह भी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए उस हवाले से। ऐसा नहीं कि आप का जो अपार्टमेंट है वो सिर्फ 1 रूम अपार्टमेंट है और आप 4 बंदों को इनवाइट कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है कि आप जो नंबर ऑफ़ रूम्स हैं वो आपके अपार्टमेंट में थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जिन लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं वो वहाँ पर उनकी अकोमोडेशन सही तरीके से हो सके। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। इसका तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है कि आपने अपनी कंपनी से बात करनी है, उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है कि आप पब्लिक सिस्टम में इंश्योर्ड हैं, तो आप वहाँ से अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रूफ है वो भी ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर तो आप अपनी इमीडिएट फैमिली को जो है वो इनवाइट कर रहे हैं, आप अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो सर्टिफिकेट है वो आपको वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं रोमानिया के अंदर 18 साल से कम एज के जो लोग हैं वो ऑलरेडी इंश्योर्ड होते हैं, तो उनकी इंश्योरेंस का मसला नहीं है। लेकिन जो बड़े हैं, मिसाल के तौर पे आपकी वाइफ हैं या आपके हस्बैंड जो हैं, आप उनको इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो उसका जो इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट है वो भी आपको अपनी कंपनी से मिल जाएगा। उसे हम बोलते हैं को इंश्योर्ड पर्सन। तो जब आप काम कर रहे होते हैं किसी कंपनी में, तो आपका जो पार्टनर होता है वो यहाँ पर को इंश्योर्ड होता है, तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको वहाँ से मिल जाता है। वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद फिर जिस पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हैं उसका जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी भी आपको चाहिए, तो वो भी आप जो कॉपी है वो प्रिपेयर कर लें ताकि आप एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकें। और उसके अलावा आपको जो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है उस पर्सन की वो भी चाहिए, हार्ड कॉपी में भी और प्लस सॉफ्ट फॉर्म में भी, ताकि आप उसे ऑनलाइन जो है वो फिल कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि हम ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनको ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से अटैच करेंगे और कैसे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपने इस वेबसाइट पर चले जाना है, इसका लिंक मैं वीडियो में भी डाल दूँगा। यहाँ पर आपने लैंग्वेज को इंग्लिश में चेंज कर लेना है और इस वेबसाइट के ऊपर आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल बना लेनी है इसमें, क्योंकि जो अगले स्टेप होंगे उसमें एक प्रोफाइल का बना होना ज़रूरी है। तो जिस भी फैमिली मेम्बर को आप इनवाइट करना चाह रहे हैं उस फैमिली मेम्बर के लिए आप इस वेबसाइट के ऊपर एक प्रोफाइल बिल्ड कर लेंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने ऐड रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर जाना है और उस मेंबर की प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिसके लिए आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करना चाह रहे हैं। और प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद आपने फैमिली रीयूनिफिकेशन की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने उस फैमिली मेंबर की जो सारी डिटेल्स हैं उसको फिल कर लेना है। अपलोड फाइल्स की ऑप्शन में जिन जिन डॉक्यूमेंट्स का हमने इस वीडियो के अंदर जिक्र किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप 1 बाय 1 यहाँ पर अपलोड कर देंगे और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने सेव एंड सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है जिससे आपकी एप्लीकेशन अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान था ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना और उसे सबमिट करना। वंस आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको जो अपॉइंटमेंट डेट है वो ईमेल के ज़रिए बता देंगे। आपने उस डेट पर इमिग्रेशन ऑफिस में चले जाना है और वहाँ पर जाकर आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के जो ओरिजिनल हैं, मिसाल के तौर पे आपका अपना जो रेजिडेंस कार्ड था या आपका अपना जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था उसकी ओरिजिनल फॉर्म वहाँ पर दिखा देनी है, प्लस जो आपने नोटराइज डिक्लेरेशन बनवाई थी कि हम लोग एक ही एड्रेस पर इकट्ठे रहेंगे वो अपने अथॉरिटीज़ को दिखा देनी है। तो वंस ये चीज़ें आप कर देते हैं तो उसके बाद वो आपको डेट बता देंगे कि इस डेट पे आपको आपका इनविटेशन लेटर मिल जाएगा। और वंस आपको आपका इनविटेशन लेटर मिल जाता है तो वो इनविटेशन लेटर आपने उस पर्सन को भेज देना है उस कंट्री में जहाँ पर आप उस पर्सन को इनवाइट करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान से किसी को इनवाइट करना चाहते हैं या इंडिया से किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप वो इनविटेशन लेटर वहाँ पर भेज देंगे और उस इनविटेशन लेटर की बेस पर अब वो जो पर्सन है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा रिक्वेस्ट कर सकता है एम्बेसी से।
तो लॉन्ग टर्म वीज़ा रिक्वेस्ट करने का क्या तरीक़ाकार है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, और आने वाली वीडियोस में मैं उसको मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा कि जब आप फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे होते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।